हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए उसको देखकर आपको काफ़ी सीखने को, कुछ समझने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा जो चल रहा है राजनीति विज्ञान, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को देख रहे हैं दोस्तों। और भारतीय संविधान में जो कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य के जो भाग 4 है संविधान का, उसको देखेंगे, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी भी, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। जैसे कि अगर देखें दोस्तों, तो इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये नाम है दोस्तों इसका। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको डीपीएसपी भी बोला जाता है दोस्तों, डीपीएसपी। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक दोस्तों, डीपीएसपी क्या है इसको हम क्लियर करेंगे। अब दोस्तों, ये भाग 4 है, पूरा राज्य के बारे में बताता है। अब दोस्तों, ये क्या है इसको पहले ये समझिए दोस्तों कि हमारा डीपीएसपी है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से दोस्तों हमने लिए। ये एक बात ये आपको याद रखनी है। ठीक, दूसरा दोस्तों, ये जो हमारा केंद्र जो है वो राज्यों को दोस्तों अगर देखते हैं तो हमारा जो देश है वो राज्यों में बटा हुआ है। ठीक, तो क्या है कि हमारा जो केंद्र है वो क्या करता है, राज्यों को कुछ मतलब कि अपने कर्तव्य देता है कि वो अपने राज्य में इन कर्तव्यों को लागू करे और जो नागरिक है उनके प्रति अपनी क्या हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। लेकिन दोस्तों, वह बाध्य नहीं है। जो कि देखते हैं राज्य, वो जो कानून है जो कि इसमें बताए गए हैं, जो कि अगर देखें तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो आर्टिकल आते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं दोस्तों। वो लागू करे ना करे, लेकिन जो है राज्य बाध्य नहीं है कि करना ही जरूरी है लागू, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब राज्य द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं, मतलब बताया गया कि आप ये राज्य में कर सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है राज्य के उनको करना ही जरूरी है, लागू करना नहीं तो फिर क्या होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। राज्य के निषेध तत्व का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कर्तव्य बताए गए हैं, क्योंकि आपको लागू करना है, चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो दोस्तों ये राज्य के निषेध तत्व हमने कहाँ से लिए, तो हमने लिए आयरलैंड के संविधान से। अब दोस्तों इनको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी लाइनें मैंने बताया कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो भी आर्टिकल आते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, जो कि हमारे संविधान का भाग 4 है। ठीक दोस्तों, तो वह देखते, देखिए आर्टिकल जो 36 है दोस्तों, वह क्या कहता है इसको देखिए। आर्टिकल 36 है दोस्तों, वह परिभाषा को दिखाता है, जो कि दोस्तों हमारी जो राज्य के निषेध तत्व की जो राज्य की परिभाषा है वो दोस्तों दी गई। मैंने क्या बताया कि बड़ी बड़ी लाइन है, लेकिन जो कीवर्ड है कि आर्टिकल क्या कहना चाहता है दोस्तों, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आर्टिकल 36 में परिभाषा बताई गई है। ठीक, आर्टिकल 37 में अगर देखें दोस्तों, तो बताया गया कि न्यायालय में जो कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों मतलब ये लागू करे ना करे, जो राज्य है वो ये जो भी जितने भी चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल जो कि 51 तक है, वो जितनी भी बातें बताई गई है वो लागू करे ना करे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उम्मीद करता हूँ आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे दोस्तों। उसमें क्या है कि जो अधिकार है वो अधिकार अगर नहीं मिलेंगे, उसका कोई हनन करता है, तो फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सॉरी दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नहीं जा सकते। ये जो बात है, जो आर्टिकल से 36 से 51 इनमें जो भी बात बताई गई है, अगर वो लागू नहीं भी करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक दोस्तों, ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको चुनौती नहीं जा सकती। 38 में लिखा है, सॉरी दोस्तों 37 में लिखा है। अगर आर्टिकल 38 में अगर देखें दोस्तों, तो ये बताया गया है कि जो राज्य है वो चाहे सामाजिक हो, ठीक, चाहे आर्थिक हो, ठीक, या चाहे राजनीतिक हो। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है, वो समान न्याय करेगा। जो राज्य का कर्तव्य को, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, अपने जो नागरिक है राज्य में रहने वाले, उनके साथ समान न्याय करेगा, कोई भेदभाव नहीं रखेगा। दोस्तों ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब आर्टिकल जो 39 है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। तो आर्टिकल 39 में बताया गया कि जो राज्य है वो जो भी संसाधन होंगे उनका क्या करेगा,
संसाधनों का उचित वितरण करेगा, ठीक, और समान कार्य समान वेतन, जो कि दोस्तों देखते हैं हम तो कि समान कार्य, जो कि अगर कोई भी व्यक्ति समान कार्य कर रहा है दूसरे के साथ तो उसको वेतन भी समान ही मिलेगा। अब दोस्तों इसमें एक 39 क करके एक है कि समान अवसरों के साथ न्याय करना, ठीक, समान अवसर से न्याय करना। दोस्तों ये आप याद रखेंगे। आप बातों को समझिए दोस्तों, वर्ड पर कम ध्यान दीजिए। जो कठिन वर्ड है दोस्तों, ये यहाँ कठिन वर्ड है ही नहीं दोस्तों। आप जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, बातों को, कि आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर दोस्तों। 39 का में अगर देखें समान अवसरों के साथ, मतलब जो भी व्यक्ति है, अगर मान लो वो कोई गरीब है, मतलब उसका कोई ऐसा मुकदमा है जो कोर्ट में चला गया है, लेकिन वो क्या है, वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर सरकार क्या करेगी, उसको जो राज्य है वो क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। जो कि हम देखते हैं तो कोर्ट में जाते हैं तो एक गवर्नमेंट वकील भी होता है, जो आम नागरिक रहते हैं उनकी तरफ से वो केस लड़ता है, ठीक दोस्तों। वही बात है कि समान अवसर देकर फिर उनके साथ न्याय करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो शुरू के 4 है वो दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। पहले में परिभाषा है, 36 में परिभाषा है, ठीक, 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं, मतलब ये लागू हो ना हो अपने राज्य में, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी कार्य राज्य क्या करेगा, सबके साथ समान अवसर, मतलब समान न्याय करेगा सबके साथ, ठीक। उसके बाद में संशोधनों का उचित वितरण करेगा, समान कार्य समान वेतन, जो कि सबको समान भेदभाव नहीं करेगा, और समान अवसरों के साथ न्याय करना, सबको समान अवसर देगा और फिर उसके साथ न्याय करेगा। ऐसा नहीं पहले से ही एक पार्टी क्या है, पहले ऊपर है और फिर तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा दोस्तों। 40 में ये दे रखा है, आर्टिकल जो 40 है, पंचायती राज, ठीक, ये दोस्तों आप याद रखेंगे। जो पंचायती राज दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि आर्टिकल 14 है वो पंचायती राज की बात करता है, लेकिन दोस्तों ये लागू 1959 में होते हैं दोस्तों। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें आर्टिकल जो 40 है वो पंचायती राज की बात करता था, ठीक। अब दोस्तों आर्टिकल 41 में आते हैं, जो कि आर्टिकल 41 क्या कहता है कि जो कि वहाँ के नागरिक है दोस्तों, किसी भी स्थिति में उनको क्या होगा, कार्य पाने का अधिकार होगा, ठीक दोस्तों। मतलब क्या करेंगे, वो किसी भी स्थिति रहेगी, जैसी भी स्थिति रहेगी उनकी, वो कार्य मांग सकते हैं राज्य से, ठीक। लेकिन दोस्तों राज्य दे चाहे ना दे, वो मैंने बताया कि जो राज्य के नीतिशास्त्र तत्व है उसमें दोस्तों क्या है कि वो बाध्य नहीं है लागू करने के लिए, ठीक। यहाँ पर दोस्तों 41 में ये बताया गया है। 42 में अगर देखें दोस्तों, आर्टिकल 42 से कार्य ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो वो कर सके, ठीक, कार्य न्याय संगत, ठीक, दशा ऐसी होनी चाहिए, कार्य ऐसा होना चाहिए जो न्याय संगत हो, और दशा मानवीय जो उनके अनुकूल हो। ऐसा नहीं हो दोस्तों कि कार्य दिया तो गया है लेकिन ऐसा दिया गया है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आर्टिकल 42 तक हमने यहाँ देख लिए, अब 43 से इधर आ जाते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, उद्योगों का विकास। अब दोस्तों क्या होंगे, उद्योग का विकास होंगे। जब कार्य देगा कोई राज्य तो उद्योग का विकास। ये दोस्तों सलाह दे रहे हैं एक तरह से केंद्र जो है सभी राज्यों को कि आप ये लागू कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। 42 में क्या होगा, कुटीर उद्योग का विकास होगा। जब उनको रोजगार देना है तो उद्योग तो खुलना ही पड़ेंगे, ठीक दोस्तों। वह मतलब दे रखा है कितने, 43 में, ठीक। अगर 44 में अगर देखें दोस्तों तो समान नागरिक संहिता, सबको राज्य का कर्तव्य दोस्तों कि वह अपने देश के, अपने राज्य में जितने भी नागरिक हैं उसको क्या रखे, समान रखे, किसी को ऊपर, किसी को छोटा, किसी को बड़ा ना रखे, सबको समान रखे, ठीक। अब दोस्तों आर्टिकल 45 में आते, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो ध्यान है दोस्तों वो कौन रखे, राज्य रखे। जो कि दोस्तों आर्थिक, उनकी जो तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा, उन सब का ध्यान दोस्तों कौन रखे, राज्य रखे। जो कि दोस्तों यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का वो भी यही था, लेकिन दोस्तों 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया तो उसको अधिकार में डाल दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 से दोस्तों 21A में उसको डाल दिया गया है, ठीक। अब दोस्तों वह क्या है कि अब उसको कोई बच्चा है, उसको कोई अपनी शिक्षा से वंचित कर रहा है तो उस पर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। दोस्तों मैंने बताया कि ये जो है इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे राज्य लागू करे ना करे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर अगर 46 में आते हैं तो SC ST का जो दोस्तों आर्थिक है, आर्थिक और सामाजिक जो कि उनका न्याय है, उनके हितों की रक्षा कौन करे, राज्य करे। 47 में SC ST का दिया गया है, ठीक। 46 में दोस्तों, 47 में अगर देखें तो यहाँ पर दिया गया जो कि जो महानिषेध
दोस्तों जो महानिषेध है पोषाहार स्वास्थ्य, जो कि दोस्तों नशा से मुक्ति करेगा, जो कि अपना राज्य है वो नशा मुक्त होगा। तो दोस्तों नशा मुक्ति के लिए फिर सही से क्या है, नागरिकों को सही से स्वस्थ कब रहेंगे, जैसा पूरा उनको पोषण मिलेगा। ठीक दोस्तों, यह राज्य का कर्तव्य है कि नशा मुक्त करे अपने राज्य को, जो कि वहाँ प्रतिबंध लगाए नशे पर, और क्या हो कि व्यक्तियों को स्वस्थ रखे। इसके लिए क्या होगा कि उनको सही से पोषण दे। ठीक दोस्तों, ये 47 में बताया गया। 48 में दोस्तों अगर देखें तो उसके लिए क्या होगा, फिर वो कृषि करेगा 48 में। ठीक, कृषि करेगा, पशुपालन, जो कि दोस्तों हमने देखा होगा कि जो कि आपने एक लेक्चर मैंने बनाया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संघ सरकार किस पर कानून बनाती है, राज्य सरकार किस पर कानून बनाती है, वो दोस्तों आपने देखा होगा। तो उसमें जो कृषि है वो राज्य का ही विषय है, मतलब कृषि पर जो कानून राज्य बना सकता है दोस्तों, उस पर अगर देखें तो कृषि पशुपालन मतलब कि उसका ध्यान कौन रखेगी, राज्य सरकार रखेगी। ठीक, कृषि दुग्धारू पशु है दोस्तों, उसका संरक्षण करना फर्ज है किसका, राज्य सरकार का। दोस्तों 48 क में अगर देखें तो यहाँ पर एक आता है जिसका नाम है पर्यावरण का संरक्षण। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम देखते हैं पर्यावरण, जो कि पेड़ पौधे हमारे आसपास वो रहने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वह रहेंगे तो ही क्या होगा, पानी की बरसात होगी, और पानी आएगा तभी दोस्तों हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, पानी रहेगा तो ही तो दोस्तों हम जीवित रह पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इसका दिया गया है कि राज्य का भी ये कर्तव्य है कि वो क्या करे, वो अपने मतलब कि पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संरक्षण करें। आर्टिकल जो कि 49 है दोस्तों, वह क्या बताता है, इसको देखिए। आर्टिकल 49 है जो राष्ट्रीय जो प्रतीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जो स्मारक है, जैसे कि हम देखते हैं जो धरोहर है, जैसे कि पारंपरिक जो प्राचीन दोस्तों, जैसे कि कोई गुफा है, कोई प्राचीन धरोहर है, जैसे कि आज के समय हमको मोटिवेट करती है दोस्तों, वह जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका जो कि संरक्षण करना दोस्तों, उनको सुरक्षित रखना वो किसका कर्तव्य है, वो राज्य का कर्तव्य है। अब आर्टिकल 15 अगर देखें दोस्तों तो ये कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका और दोस्तों जो न्यायपालिका है उसको दोस्तों बताता है, मतलब कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है दोस्तों वो दोनों साथ में मिलकर, उनका कर्तव्य है कि वो साथ में मिलकर कार्य करें। अगर दोस्तों हम देखते हैं कार्यपालिका यानी सरकार राज्य की, और न्यायपालिका यानी हाईकोर्ट, उनके बीच दोस्तों अनबन रहेगी, उनके बीच साठगांठ रहेगी दोस्तों, क्या होगा कि दोनों के बीच फिर राज्य को चलाने के लिए उनके बीच मतभेद बार बार होता रहेगा, तो ऐसे में राज्य कैसे चलेगा दोस्तों, वही बात यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 50 में। और 51 में दोस्तों ये बताया गया है कि राज्य क्या है, फिर अगर अपने राज्य में इतनी बातें लागू कर लेगा तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मतलब पूरे वर्ल्ड में, देश में तो है ही, पूरे वर्ल्ड में क्या करेगा, शांति का संदेश पहुँचाएगा। और दोस्तों हमारा जो कि पॉलिसी भी रही है कि हम क्या करते हैं, हम जियो और जीने दो की पॉलिसी पर दोस्तों क्या करते हैं, हमारा मोटिव है, जो कि हम देखते हैं दोस्तों, जो भी युद्ध होता है हम कभी भी आगे से युद्ध नहीं करते, जो कोई दूसरा देश युद्ध करता है तो फिर हम युद्ध करते हैं, पहले से दोस्तों हमारा ऐसा नहीं था। दोस्तों हमने ये फंडामेंटल जो कि राज्य के नीति निरंतर व DPSP जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो दोस्तों हमने देख लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम जो देखेंगे, जो भाग 4 में अगर देखें तो उसका एक अलग से बनाया गया है, जो कि 4 क में उसको डाला गया 51 क में। ठीक है दोस्तों, जो कि 36 से 51 तक हमने देख लिए, जो कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसमें ही दोस्तों एक अलग से देखें तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन है 1976 के अंतर्गत, जो कि जिसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं दोस्तों, उसमें अगर देखें तो एक जो कि 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि अब 11 हो गए दोस्तों। राज्य मतलब केंद्र सरकार का यह कहना है कि दोस्तों जब नागरिकों को उनको मौलिक अधिकार दें तो उनके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, किसके प्रति, देश के प्रति, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर लेते दोस्तों। इसके साथ करना क्यों जरूरी है, राज्य के नीति निरंतर तत्व के साथ, क्योंकि दोस्तों इसलिए करना जरूरी है कि ये जो केंद्र है उन्होंने राज्यों को भी अपना कर्तव्य दिए हैं, तो दोस्तों नागरिकों के भी कर्तव्य दिए हैं। अब दोस्तों इसके लिए पहले दोस्तों बेसिक जो कि हमारा पहले जो हुआ करता था मूल संविधान था दोस्तों,
उसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ का दोस्तों जिक्र नहीं है। लेकिन 1976 में दोस्तों जो आपातकाल लगा था, उस समय जब सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार, जब उन्होंने महसूस किया कि नागरिकों के भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपने देश के प्रति, तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, कमेटी बनती है जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी की फिर उन्होंने जांच की दोस्तों और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अपनी रिकमेंडेशन पर क्या हुआ कि फिर 10 मौलिक कर्तव्य जो देश के सभी नागरिकों के उन्होंने दिए। दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को हम देख लेते हैं। ये जब मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो यूएसए के संविधान, जो कि अमेरिका का संविधान से, वहाँ से दोस्तों हमने लिए हैं। जो कि हम जानते हैं राजकीय नीति तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपने देखा भी होगा कि जो संविधान के स्रोत है कि हमने किस संविधान से क्या लिया है, कौन से देश के संविधान से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वह देख लिया होगा। अगर दोस्तों नहीं देखा है तो देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने किस देश के संविधान से क्या चीज़ ली है। ठीक दोस्तों, ये जो मौलिक कर्तव्य हमने यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य कौन दे रहा है हमें, देश दे रहा है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हमारे कर्तव्य रहेंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रहेगी दोस्तों, वह क्या रहेगी कि वे भी देश से जुड़ी हुई ही रहेगी। अब जाहिर है अगर देश हमारा घर है तो दोस्तों ऐसा कुछ उसमें अलग से थोड़ी रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा जो हमको देश के हितों किससे जुड़ा हुआ रहेगा, देश से संबंधित रहेगा। दोस्तों आइए उनको देखते हैं। और जो कि मौलिक कर्तव्य हमको पता होने चाहिए, जो कि दोस्तों मौलिक अधिकार तो हमको पता हो गए, जो कि मैंने बता दिए पिछले वीडियो में। अब दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्य को जानेंगे, जो कि मौलिक अधिकार जान चुके हैं। अब मौलिक कर्तव्य को दोस्तों सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दोस्तों, वह क्या है कि दोस्तों कीवर्ड को आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्र की एकता अखंडता। ठीक, एकता अखंडता को बनाए रखें। दोस्तों सबसे पहले ये क्या होता है कि हमारा देश में इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियाँ, लेकिन फिर भी हम मिलकर रहते हैं। दोस्तों कौन रख रहा है, ये देश हमारा संविधान रख रहा है। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जो हमारा अखंड जो भारत बना हुआ है पूरा एक है दोस्तों, वह क्या हो, एक ही रहे। और हमारा भी कर्तव्य को उसको एक ही हम बनाए रखें। और जो तोड़ने की कोशिश करें दोस्तों, जो असामाजिक तत्व है दोस्तों, उनको क्या करें, पनिश करें। ठीक, दूसरा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारे राष्ट्रीय जो महत्व है, जैसे कि अगर देखें दोस्तों हमारा तिरंगा हुआ, ठीक, हमारा तिरंगा हुआ और राष्ट्रगान हुआ दोस्तों हमारा, ठीक, और राष्ट्रीय गीत हुआ, हमारा संविधान हुआ। दोस्तों ये क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे जो कि एक गौरवान्वित करते दोस्तों, हमको मोटिवेट करते। तो दोस्तों इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, ठीक, हमारी ड्यूटी है। ठीक दोस्तों, अगर 3 देखें तो यहाँ पर दे रखा है, अगर 3 में अगर देखें तो भाईचारे को बनावा रखना। दोस्तों ये अगर अलग अलग देखिए, अलग अलग बुक में आप अलग अलग गाइडों में पढ़ेंगे दोस्तों, आपको अलग अलग वर्ड ये कुछ अलग नज़र आ जाएंगे, लेकिन जो बोलना चाहते हैं वो दोस्तों यही रहेगा। जैसे कि मैंने लिखा है पर भाईचारों को बनाए रखना, यहाँ हो सकता है बंधुत्वता को बनाए रखना भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों मतलब कि एक मतलब तो एक ही निकल रहा है कि भाईचारा मतलब सबके साथ समान संबंध रखना, सभी लोगों के साथ, देश के सभी नागरिकों के साथ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा बोलता है वो बोलता है महिलाओं का सम्मान करना। ठीक दोस्तों, महिलाएं जो कि हमारे देश की सभी महिलाएं दोस्तों, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, जो कि दोस्तों वह भी हमारे समान ही है। ठीक दोस्तों, वह 4 में दे रखा है। 5 दोस्तों जो 5 है, 5 क्या बताता है, 5 बताता है जो सार्वजनिक संपत्ति है दोस्तों, जो सार्वजनिक संपत्ति है हमारे देश की, जो कि दोस्तों जो सरकारी संपत्ति रहती है, जैसे कि दोस्तों सरकारी स्कूल हुआ या तहसील कार्यालय हुआ या गवर्नमेंट का जो भी कार्यालय हुआ, वहाँ दोस्तों क्या है कि वो हमारे लिए है। जो गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें क्या है वो हमारे लिए तो है, हमारे सेवा के लिए दोस्तों, उसको नुकसान न पहुँचाना, उनकी रक्षा करना ही दोस्तों हमारा क्या है, हमारा फ़र्ज है। ठीक दोस्तों, ये 5 है। 6ठा में अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर आएगा पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण दोस्तों जो कि मैंने बताया कि बेसिक से जुड़े ही रहेंगे, हमारे कर्तव्य को अलग से नहीं आएंगे। पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से हम जीवित है, जो कि पेड़ पौधे हमारे आसपास मौजूद है और उनसे क्या होता है, हवा चलती है और उनसे पानी आता है, जो कि हम जानते हैं जल ही जीवन है। ठीक दोस्तों, तो पर्यावरण की रक्षा करना जो कि हमारा है।
समय आने पर दोस्तों क्या है कि रक्षा करने के लिए तैयार रहना, देश की सेवा करने के लिए तैयार रहना, जो कि दोस्तों हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि अगर ऐसा मौका आता है तो देश की सेवा करने के लिए हम क्या रहें, तत्पर रहें, तैयार रहें, जो कि हमारा देश है। तो दोस्तों हमें ही रक्षा करनी इसकी आनी चाहिए। ठीक, अब दोस्तों 8 में अगर देखें, 8वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो दोस्तों यह कहता है कि वैज्ञानिक गतिविधि होती है दोस्तों उसको बढ़ावा देना। ठीक, जो कि दोस्तों वैज्ञानिक जो भी खोज हो रहे हैं हमारे देश में, तो देश को डेवलप करने के लिए क्या होगा, वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देना ही, उससे ही देश आगे जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उसको बढ़ावा देना। 9वां दोस्तों अगर देखें तो जो हमारे स्वतंत्रता के जो सेनानी है, ठीक दोस्तों, जो सेनानी है उन्होंने देश के लिए जो न्यौछावर किया अपना बलिदान, और दोस्तों क्या है कि उनकी जो कहानियाँ है वो जो हमको जो प्रेरित करती है, जो मोटिवेट करती है, उन्होंने जो आंदोलन किए देश के लिए कुर्बान हो गए, तो वो दोस्तों उनकी जो मतलब की कहानियाँ हैं वो दोस्तों हम उससे क्या हो कि आगे पीढ़ी तक पहुँचाएँ उनको, क्योंकि वो हमको गौरवान्वित करती है दोस्तों, प्राउड महसूस कराती है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों वो हमको गौरवान्वित करते हैं। तो दोस्तों हमारा फ़र्ज़ है कि उनको हम आगे की जो पिछली पीढ़ी आती है दोस्तों हमारे बाद, उनको भी बताएँ। ठीक, 10वां जो होता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, जो हमारी संस्कृति है दोस्तों, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है उसको दोस्तों हम बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि इतना सारा नए आ रहे हैं तो हम उसको भूल जाएं। जो हमारी परंपरा है दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है उसको हम बनाए रखें और उसके हितों की रक्षा करें। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 11वां आता है जो कि दोस्तों 2002 में जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों, अब कानून तो बन गया कि क्या होगा, उस पर हर बच्चे का हक है कि उसको शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो अभिभावक है दोस्तों, जो उसके माता पिता है, उनका भी तो फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को भेजे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो दोस्तों वो भेजेंगे ही नहीं बच्चों को स्कूल में, तो वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे शिक्षित होंगे और कैसे फिर देश के विकास में योगदान देंगे। दोस्तों क्या है कि अभिभावकों का, माता पिता का भी फर्ज है दोस्तों कि वह क्या हो कि उनको भेजे। तो दोस्तों ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी, मौलिक अधिकार देखे, और ये दोनों देख लिए दोस्तों, मौलिक अधिकार भी देख लिए और मौलिक कर्तव्य भी देख लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम हमारे देश में रहते हैं, तो हमारे देश में हम क्या हमारे अधिकार है और क्या हमारे फ़र्ज बनते हैं। ठीक दोस्तों, यह हमसे के जो कि देश है और हमारा संविधान है, ये हमसे उम्मीद रखता है। दोस्तों ये आज जो हमने क्या देखा कि भाग 4 को पूरा कंप्लीट देखा, राज्य के नीति निषेध तत्व देखे और हमारा मौलिक कर्तव्य देखा, जो कि हमारा 51 क में जोड़ा गया है, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य होते। दोस्तों हमारा भाग 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, तो दोस्तों आने वाले जो आएगा वीडियो, उसमें हम दोस्तों अगले भाग को जो कि हमारी केंद्र सरकार से जुड़ा है उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।